ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अब हम लोग जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो हम लोग देखेंगे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय द वास्कुलर एंड प्लेटलेट्स एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है। सो सबसे पहले जो हमारे पास मेजर चार चीजें, अब उन्हीं तीन को हमने थोड़ा सा आगे डिफाइन कर दिया। तो सबसे पहले वास्कुलर डिसऑर्डर्स जो कि ब्लड वेसल खराब होने की वजह से होंगे। अगले दो हैं हमारे पास प्लेटलेट्स के, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और डिफेक्टिव प्लेटलेट फंक्शन। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब डिक्रीज इन द प्लेटलेट्स काउंट, मतलब जितने हैं सही लेकिन कम हो गए हैं। और डिफेक्टिव प्लेटलेट फंक्शन मतलब नंबर मैटर नहीं कर रहा। अब वो बेशक 400 पे चले जाएं, 450 पे चले जाएं, लेकिन सारे के सारे बानी खराब रहे हैं। किसी का ग्लाइकोप्रोटीन खराब हो जाएगा, किसी के पास कुछ स्टोरेज ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे, या कोई भी डिसऑर्डर। और फोर्थ एंड लास्ट के हमारे पास डिफेक्टिव कोगुलेशन हो सकती है। तो याद करने में भी आप लोगों को आसानी होगी सारी डिजीजेस तरतीब से। तो सबसे पहले तो देखते हैं क्लिनिकल डिफरेंस क्या है बिटवीन द डिजीजेस ऑफ द प्लेटलेट्स एंड वेसल वॉल और ऑफ अ कोगुलेशन फैक्टर। ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों का क्लिनिकल इस टेबल से बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो सकता है कि अगर आपके पास प्लेटलेट या वेसल वॉल की कोई भी डिजीज है, या उसके मुकाबले में कोगुलेशन की डिजीज है। ठीक है। क्योंकि जब एग्जाम आएगा, एग्जाम में अगर आपको कुछ सिनेरियो बनकर आ जाता है और वहां से अगर आप लोगों ने उसको देखना होता है, तो वहां पर सबसे कॉमन जो मेन डिफरेंसेस बनती हैं वो ये कि अगर या तो प्लेटलेट्स का या वेसल वॉल का डिफरेंस है, तो उसमें म्यूकोजल ब्लीडिंग बहुत कॉमन होगी, जबकि कोगुलेशन डिजीजेज में बहुत रेयर होगी। ठीक है। तो यानी कि यहाँ इस टेबल को याद करने का मतलब है कि आपको प्लेटलेट्स वाले से आप अपने मेजोरिटी जो आपके क्लिनिकल हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई भी सिनेरियो बनाकर देता है, उसमें म्यूकोजल ब्लीडिंग का जिक्र करता है या पेटिकिस का जिक्र करता है, तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा, आप कोगुलेशन फैक्टर पे क्रॉस लगाओगे, अब आप आ जाओगे प्लेटलेट्स पर या वेसल वॉल की तरफ। अगर डीप हिमाटोमस की बात करते हैं तो वो हमारे पास इसमें रेयर है, लेकिन कोगुलेशन डिजीज में ये करेक्टरिस्टिक है, खसूसियत है कोगुलेशन डिसऑर्डर्स की। ब्लीडिंग फ्रॉम द स्किन कट्स ये इसमें परसिस्टेंट होती है और इसमें मिनिमल है। एंड सेक्स ऑफ द पेशेंट इसमें इक्वल है, और इसमें मोर देन 80% जो है वो मेल्स में कोगुलेशन डिसऑर्डर्स होते हैं। यानी कि आपको क्लिनिकल सॉल्व करने के लिए आपकी बुक का पहला ही टेबल है, टेबल नंबर 25.1, ये याद हो जाए तो आप लोग ऑलमोस्ट सारे क्लिनिकल्स सॉल्व कर सकते हो। अब हम बात करेंगे वास्कुलर डिसऑर्डर्स की, यानी कि जो ब्लड वेसल में कोई ना कोई डिफेक्ट आया है उसमें। उसमें भी अगर आगे हम थोड़ा सा डिवीजन बनाए, तो उसमें एक हमारे पास होती है इनहेरिटेड और दूसरी होती है हमारे पास जो कि एक्वायर्ड होती है। ठीक है। सो इनहेरिटेड में हमारे पास तीन है। पहली है जी हेरिडिटरी हेमरेजिक टीलेंजाइक्टेजिया। अब ये नाम है क्या डिजीज? हेरिडिटरी हेमरेजिक टीलेंजाइक्टेजिया। दिस अनकॉमन डिजीज इज ट्रांसमिटेड एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। पहला यहां से अंडरलाइन कर लें जी, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। Various genetic defect underlie the disease of endothelial proteins and endoglins. मसला कहां पर आ गया? endothelial proteins में या endoglins में। There are dilated microvascular swelling which appear during childhood and become more numerous in a adult life. These telangiectasia develop in skin, mucous membrane, and internal organs. Pulmonary, hepatic, splenic, cerebral, arteriovenous shunts are seen in the minority of the cases. Recurrent epistaxis are frequent, and recurrent gastrointestinal tract hemorrhages may cause chronic iron deficiency anemia. ट्रीटमेंट को आगे छोड़ दें। यानी कि बेसिक जो हमने पढ़ा स्टार्ट किया, वास्कुलर डिसऑर्डर्स की दो मेजर ब्रांचेस, एक इनहेरिटेड और दूसरा एक्वायर्ड। इनहेरिटेड का पहला पढ़ा हेमरेजिक हेरिडिटरी हेमरेजिक टीलेंजाइक्टेजिया, मतलब ब्लड वेसल की जो एंडोथेलियल प्रोटीन्स हैं, एंडोगलिन प्रोटीन्स हैं, इनके अंदर कोई ना कोई जेनेटिक मसला आएगा। होगा क्या? ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी। इनके डायलेट होने की वजह से ये जो टीलेंजाइक्टेजिया बनेगा, ये स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, इंटरनल ऑर्गन्स में बन सकता है। एपिस्टैक्सिस फ्रीक्वेंट होंगे और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हेमरेजेस भी हो सकती हैं। फिर आती है जी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स। In Ehlers-Danlos syndrome, there are hereditary collagen abnormalities with purpura resulting from the defective platelet aggregation, hyperextensibility of the joints, and hyperelastic febrile skin. Pseudoxanthoma elasticum is associated with arterial hemorrhage and thrombosis. ये वो सारी टर्म्स हैं जो कि आप लोगों ने रट्टा लगानी है एज इट इज। यानी कि कोई भी क्लिनिकल अगर इसमें से बनकर आ जाता है, भाई फ्रीक्वेंट एपिस्टैक्सिस हो रही है, अगर यहाँ पर सेरिब्रल हेमरेज है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज है, या कि कोलेजन्स में डिफेक्ट है, तो ये सारे आप लोगों ने क्लिनिकल एक किस्म का रट्टा ही होता है कि आपको सारी जो उसकी क्लिनिकल्स हैं वो याद होनी चाहिए। Patients may present with superficial bruising and purpura following minor trauma, or after the publication of the tourniquet. Bleeding and poor wound healing after surgery may be a problem.
वैसे ये वास्कुलर डिसऑर्डर्स इतने ज्यादा मतलब आते नहीं है एग्जाम में, लेकिन चूंकि हमारे पार्ट है इसका डिसऑर्डर्स का, तो इसलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। लास्ट है जी जायंट कैवर्नस हेमेंजियोमा। दीज कंजेनिटल malformations occasionally cause chronic activation of coagulation leading to the laboratory features of DIC and in some cases thrombocytopenia। यानी कि अब अगर समराइज किया जाए तो आपके पास तीन डिसऑर्डर्स हैं। एक पहला जी हेरिडिटरी हेमरेजिक टीलांजाइक्टेजिया, दूसरा है जी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, और तीसरा है जी आपके पास जायंट कैवर्नस हेमेंजियोमा। अगर बात की जाए हेरिडिटरी हेमरेजिक टीलांजाइक्टेजिया की, तो उसके अंदर जो एंडोथेलियल प्रोटीन्स है उनका डिफेक्ट होगा और ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाएंगे। एलर्डेनस की बात की जाए तो इसके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज है इनके अंदर बेसिक मसला होगा, और जो जायंट कैवर्नस हेमेंजियोमा है इसके अंदर जो है क्रॉनिक एक्टिवेशन ऑफ द कोआगुलेशन हो जाएगी, यानी कि कोआगुलेशन की क्रॉनिक एक्टिवेशन, और कुछ फीचर जो हमें डीआईसी से और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से भी मिलेंगे। सो ये तीन है, इन तीनों की समरी एटलीस्ट अभी याद कर लें, हेरिडिटरी हेमरेजिक, एलर्डेनस और दूसरा तीसरा जायंट कैवर्नस। हेरिडिटरी हेमरेजिक में ब्लड वेसल्स की डायलेशन, एंडोथेलियल की प्रोटीन्स का डिफेक्ट, और एलर्डेनस में कनेक्टिव टिश्यूज का डिसऑर्डर, और जायंट कैवर्नस में क्रॉनिक एक्टिवेशन ऑफ द कोएगुलेशन। आगे बात की जाए एक्वायर्ड की, तो एक्वायर्ड में कई डिसऑर्डर्स हैं, सारे इकट्ठे लिखे गए हैं। इसमें आ सकता है सिंपल इजी ब्रूजिंग इज अ मोर कॉमन बिनाइन डिसऑर्डर्स व्हिच अकर्स इन अदरवाइज हेल्दी वुमेन, स्पेशली दोज ऑफ द चाइल्ड बेयरिंग एज। सिनाइल पर्परा हो सकता है, इट इज कॉज्ड बाय द एट्रोफी ऑफ द सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ द क्यूटेनियस ब्लड वेसल एंड इट इज सीन मेनली ऑन द dorsal aspect of the forearm and the hand. Purpura associated with infections mainly of the bacterial, viral or rickettsial origin may cause purpura from the vascular damage by the organism with DIC or as a result of immune complex formation। उसके बाद एक ये नाम है जी हेनोक्स-कोइलन सिंड्रोम, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहो आप लोग, is usually seen in the children, often follow an acute upper respiratory infection. It is an immunoglobulin A mediated vasculitis. Vasculitis mean infection of the blood vessel। उसके बाद है characteristic purpuric rash accompanied by the localized edema and itching is usually most prominent on the buttocks and the extensor surface of the lower legs and elbows। और उसके बाद है जी स्कर्वी हो सकता है आपके पास, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव कोलेजन्स में कॉज पेरीफोलिकुलर पेटिकिस ब्रूजिंग एंड द म्यूकोजल हेमरेज, और सबसे लास्ट पे स्टीरॉइड पर्परास। सो ये हैं वो सारे आप लोगों के पास बेसिकली एक्वायर्ड डिसऑर्डर, जिसमें सिनाइल पर्परा, स्टीरॉइड पर्परा, स्कर्वी, उसके अलावा पर्परा एसोसिएटेड विद इंफेक्शन। तो बेसिकली पर्परा ही डालते रहना और ब्रूजिंग डालते रहना, तो ये आपके पास एक्वायर्ड हो जाएंगे। सो अब पूरे को समराइज किया जाए तो हमारे पास सबसे पहला जो डिसऑर्डर हमने देखा वो देखा ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल्स के डिफेक्ट में दो चीजें आ सकती हैं, या तो ये क्या हो सकती हैं हेरिडिटरी, या ये हो सकती हैं एक्वायर्ड। हेरिडिटरी में तीन है, पहला जी हेरिडिटरी हेमरेजिक टीलांजाइक्टेजिया, जिसमें डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल है या स्वेलिंग ऑफ द ब्लड वेसल है एंडोथेलियल प्रोटीन्स या एंडोग्लिन्स के डैमेज की वजह से। दूसरा है जी आपके पास कनेक्टिव टिश्यूज का डिसऑर्डर, जो भी कनेक्टिव टिश्यूज इन्होंने सपोर्ट करना है उनका डैमेज हो जाएगा। और तीसरा है जी आपके पास क्रॉनिक एक्टिवेशन ऑफ द कोएगुलेशन। फिर आपके पास एक्वायर्ड आते हैं। एक्वायर्ड में आपके पास जितने पर्परा हैं, सिनाइल पर्परा, स्टीरॉइड पर्परा, स्कर्वी, उसके अलावा सिंपल ब्रूजिंग हो सकती है, उसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो कि एक्वायर्ड में आ सकती, ठीक है। अब आ जाते हैं जी हम अपने मेजर टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब ये है कि इसका मतलब प्लेटलेट्स का काउंट कम हो गया है, और प्लेटलेट्स का जब काउंट कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली प्लेटलेट प्लग नहीं बनेगा, और जब प्लेटलेट प्लग नहीं बनेगा तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग शो होगी। इट इज द एबनॉर्मल ब्लीडिंग एसोसिएटेड विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और एबनॉर्मल प्लेटलेट फंक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्पॉन्टेनियस स्किन पर्परा एंड म्यूकोजल हेमरेज एंड प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आफ्टर द ट्रॉमा। टेबल आप लोगों की बुक का कोड किया है, ये टेबल मस्ट याद रखना। हमारा जो वाइवा एक्सटर्नल का वाइवा हुआ था उसने सिर्फ और सिर्फ ये टेबल और साथ सीबीसीएम से सुनी थी, ठीक है। एक्सटर्नल बहुत यानी कि पोलाइट और लीनियंट बंदा था, हीमा का। हिस्टो वाली एक मैडम आई थी, उसने तो समय लेके बस जो है ना नानी याद करा दी थी, लेकिन जो हीमा वाले सर थे एक्सटर्नल जो आए थे, उन्होंने सिर्फ जाते ही हमसे पूछा क्वेश्चन कि जी सीबीसी सुनाए, सीबीसी के पैरामीटर्स तो सुनाया जी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एमसीवी एमसीएच सारे। फिर उन्होंने पूछा अच्छा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है और इसकी कॉजेज, और इसकी कॉजेज में भी मेजर जो आपके पास कॉजेज है ना वो ये है डीआईसी, टीटीपी, आईटीपी, और उसके अलावा फेलियर ऑफ द प्लेटलेट प्रोडक्शन और उनकी जो इंक्रीज
कंजप्शन ऑफ द प्लेटलेट्स। यानी कि जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ना, इसके अंदर भी दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि प्लेटलेट्स बन ही नहीं रहे, दूसरा ये कि प्लेटलेट्स बन तो रही हैं लेकिन उनकी डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो गई है। ठीक है ना, दोनों पॉइंट्स आपस में रिलेटेड है कि फेलियर ऑफ द प्लेटलेट प्रोडक्शन, यहां पर क्या हुआ, मेगा कैरियोसाइट्स की डिप्रेशन, उसके अलावा ड्रग्स, केमिकल्स, साइटोटॉक्सिक ड्रग, रेडियोथेरेपी, ए प्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकीमिया, एमडीएस, माइलोफाइब्रोसिस, मैरो इन्फिल्ट्रेशन, मल्टीपल माइलोमा, एचआईवी, मेगालोब्लास्टिक, यानी कि वो मेजर मेजर इन्फेक्शंस, जिस तरह ए प्लास्टिक एनीमिया पूरी बोन मैरो उड़ गई, उसके अलावा जो माइलोफाइब्रोसिस, एमडीएस, ल्यूकीमिया, कैंसर, ये सारी कंडीशन, रेडियोथेरेपी हो रही है, उसके अलावा जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स आप लोग दे रहे हो कैंसर के पेशेंट को, तो उस केस में तो पूरी बॉडी के सारे सेल्स जब गए तो जाहिर सी बात है प्लेटलेट्स भी गए। लेकिन अगर बात की जाए स्पेसिफिक प्लेटलेट्स की, तो इंक्रीज कंजप्शन ऑफ द प्लेटलेट्स, तो ऑटो इम्यून हो सकते हैं, इडियोपैथिक, इसके अलावा डीआईसी, टीटीपी, और एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्प्लिनोमेगाली में, और डाइल्यूशनल लॉस। तो ये टेबल आप लोगों ने अच्छे तरीके से सारा का सारा याद करना है दो पोर्शंस में, कि एक में आपके पास बन ही नहीं रहे, दूसरे में उनकी बन तो रही है लेकिन डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रही है। अब हम देखते हैं जी प्लेटलेट्स प्रोडक्शन क्यों कम हो गई है। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड इट इज यूजुअली पार्ट ऑफ द जनरलाइज्ड बोन मैरो फेलियर। बोन मैरो फेलियर हो गया। सिलेक्टिव मेगा कैरियोसाइट डिप्रेशन में रिजल्ट फ्रॉम द ड्रग टॉक्सिसिटी और वायरल इन्फेक्शन। जो आपकी बोन मैरो में हमने पूरी सीरीज पढ़ी थी मेगा कैरियोसाइट्स की, तो वो मेगा कैरियोसाइट ही आपके जो है ना वो खराब हो गई है। क्यों? कोई ड्रग टॉक्सिसिटी हो सकती है या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। Rarely it is congenital as a result of mutation in the CMPL thrombopoietin receptor. अगर ये congenital है तो उसकी जो congenital cause क्या है, CMPL thrombopoietin receptor in association with the absent radii or in the May-Hegelian anomaly with large inclusions in the granulocyte or in the Wiskott-Aldrich syndrome with the eczema or immunodeficiency. एक और जीन होता है हमारे पास, Wiskott-Aldrich syndrome is caused by mutation of the VASP gene, the protein being a regulator of the signaling in the hemopoietic cells. So अब समरी ये है कि प्लेटलेट्स बन क्यों नहीं रहे, उसका पहली तो जनरलाइज बोन मैरो फेलियर है कि पूरी की पूरी बोन मैरो खराब है। अगर सिलेक्टिव प्लेटलेट्स की बात की जाए तो मेगा कैरियोसाइट्स का फंक्शन खराब हो सकता है। क्यों? किसी ड्रग की वजह से, किसी इंफेक्शन की वजह से। जेनेटिकली बात की जाए तो CMPL थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर्स, May-Hegelian anomaly, Wiskott-Aldrich syndrome और Wiskott-Aldrich syndrome में जो VASP जीन है। तो ये थोड़ा सा डीप हो गया लेकिन चीजों को आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। नाउ इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स। अब इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स में ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपरा। ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपरा को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, क्रॉनिक और एक्यूट। ऑटो इम्यून मतलब बॉडी खुद ब खुद बना रही है, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपरा मतलब जो हमारे जो प्लेटलेट्स हैं जब इनको डिस्ट्रॉय करेगी तो वहां पर परपरा बन जाएगा। नाउ सबसे पहले हम डिटेल्स देखते हैं क्रोनिक इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपरा। इडियोपैथी का मतलब वो होता है कि जिसके में एग्जैक्ट कॉज पता ना हो। This is a relatively common disorder. The highest incidence has been considered to be in women age 15 to 50 years, although some reports suggest an increasing incidence with the age. It is the most common cause of the thrombocytopenia without anemia or neutropenia. ये बहुत common MCQs है कि most common cause of the thrombocytopenia without anemia or neutropenia, तो वो आपके बनेगा CITP. It is usually idiopathic but may have seen in association with the other disease such as systemic lupus erythematosus, HIV. आपके जो autoimmune disorders हैं ज्यादातर उनमें दिखाई। Now pathogenesis. अब इसको थोड़ा सा समझ लें क्योंकि ये कंसेप्ट है, पिछली वाली थोड़ी सारी रीडिंग थी, यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट है। Now platelets auto antibodies, जो प्लेटलेट्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी है, कौन सी? IgG, result in the premature removal of the platelets from the circulation by the macrophages of the reticuloendothelial system, especially the spleen. In many cases, the antibodies is directed against the antigen site on the GP2B3A complex or GP1B complex. The normal lifespan of the platelet is 7 to 10 days, but in ITP, this is reduced to a few hours. Total megakaryocyte mass and platelet turnover are increased. अच्छा जी, यहां से देखें जरा आप, ये आप लोगों के पास था जी एक प्लेटलेट, ठीक है। इस प्लेटलेट के ऊपर फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्लाइकोप्रोटीन पड़ी हुई थी, ग्लाइकोप्रोटीन 2B 3A, और इसका कॉम्प्लेक्स एक पूरा बना हुआ था। इसी तरह यहाँ पर आपके पास एक ग्लाइकोप्रोटीन थी, ग्लाइकोप्रोटीन 1B। अब ग्लाइकोप्रोटीन का क्या फंक्शन है, ये भी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं पिछले चैप्टर में कि भाई ग्लाइकोप्रोटीन्स ने क्या करना है, इन्होंने जो प्लेटलेट्स की एडिशन करवानी है, बाइंडिंग करवानी है, उसको इन्होंने देखना है।
हुआ क्या, बॉडी ने खुद ब खुद एंटीबॉडीज जनरेट की, कौन सी, आईजीजी क्लास की एंटीबॉडीज, ठीक है। ये वो एंटीबॉडीज हैं कि ये आएंगी और इन जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है इनको आकर डिस्ट्रॉय कर दें। जब ये ग्लाइकोप्रोटीन्स डिस्ट्रॉय हो गई तो जाहिर सी बात है प्लेटलेट्स अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, उनकी एडिशन नहीं होगी, और जब एडिशन जैसा बेसिक स्टेप ही नहीं होगा तो जाहिर है आगे फिर कोagulation कैस्केड कैसे चलेगा। तो ये जो हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा है, जो क्रोनिक इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा, उसकी एग्जैक्ट कॉज तो नहीं पता, लेकिन पैथोजेनेसिस में ये है सिंपल कि आईजीजी एंटीबॉडीज बनती हैं किसके अगेंस्ट, जो ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a का कॉम्प्लेक्स है या जो ग्लाइकोप्रोटीन 1b का कॉम्प्लेक्स है, इसके अगेंस्ट। नाउ क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो द क्लिनिकल फीचर, दिस इज ऑफन इंसिडियस विद पेटिकुलर हेमरेज, इजी ब्रूजिंग एंड इन वुमेन मेनोरेजिया। ये आप लोगों ने याद रखनी है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। म्यूकोजल ब्लीडिंग हो सकती है, अकर्स इन द स्फीयर केसेस, बट fortunately intracranial hemorrhage is rare. The severity of the bleeding in ITP is usually less than that seen in the patients with comparable degrees of the thrombocytopenia from bone marrow failure, and this is attributed to the circulation of predominantly young फंक्शनल सुपीरियर प्लेटलेट्स इन द आईटीपी। इसके अंदर ब्लीडिंग जो है ना वो बोन मैरो फेलियर की बनिस्बत कम होती है। नाउ द क्रोनिक आईटीपी टेंड्स टू रिलैप्स एंड रिमिट स्पॉन्टेनियसली, सो द कोर्स में बी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। रिलैप्स और रिमिट होती रहती है, यानी कि एक टाइम हुआ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से ब्लीडिंग हो रही है, फिर कुछ अरसे के लिए रुक गई, फिर दोबारा आ गई, इसलिए उसको कोर्स जो है वो उसको प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है। मैनी एसिम्प्टोमेटिक केसेस आर डिस्कवर्ड बाय रूटीन ब्लड काउंट। बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं और एक नॉर्मल ब्लड काउंट करवाया होता है, सीबीसी करवाने गए, ऐसे मजाक मजाक में पता चल गया प्लेटलेट्स काउंट कम है, और बाद में जब पूरे केस हिस्ट्री देखी गई तो वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। द स्प्लीन इज नॉट पाल्पेबल अनलेस देयर इन एसोसिएटेड डिजीज कॉजिंग स्प्लीनोमेगाली। अब आप डायग्नोज कैसे करोगे लैब में। प्लेटलेट्स काउंट आपके पास यूजुअली 10 से लेकर 100 के दरमियान आएगा। एचबी कंसंट्रेशन और व्हाइट सेल आर टिपिकली नॉर्मल अनलेस देयर इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बिकॉज ऑफ द ब्लड लॉस, तब तक एचबी और टीएलसी आपके पास नॉर्मल है। ब्लड फिल्म देखेंगे तो शो रिड्यूस नंबर ऑफ द प्लेटलेट्स एंड दोज ऑफन प्रेजेंट ऑफन बीइंग लार्ज। देयर आर नो मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज, कोई मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी नहीं होगी। बोन मैरो शो नॉर्मल और इंक्रीज नंबर ऑफ द मेगाकैरियोसाइट, and sensitive tests are able to demonstrate specific anti-glycoprotein antibodies। जो ये हम IgG की बात कर रहे हैं, कुछ हमने खास टेस्ट ऐसे भी बना लिए हैं कि वो उन एंटीबॉडीज को भी डिटेक्ट कर सकते हैं जो कि GP2B3A के खिलाफ या GP1B के खिलाफ जो बनी हुई है। ऑन द प्लेटलेट सरफेस इन द सीरम इन द मोस्ट पेशेंट, प्लेटलेट्स एसोसिएटेड IgG assays are less specific. These tests are usually not used in the clinical practice. सो क्रोनिक आईटीपी का अगर हम लोग देखा है तो पहले हमने थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखा, तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की पहली कॉज देखी कि प्लेटलेट्स बन ही नहीं रहे। बन क्यों नहीं रहे, या तो जनरलाइज बोन मैरो फेलियर है या कोई ना कोई जेनेटिक डिफेक्ट है। उसमें आपके पास विस्केट एल्ड्रिच है, मेहेगलिन है, थ्रोम्बोपोएटिन रिसेप्टर का जेनेटिक डिफेक्ट है, या वास जीन का मसला है। दूसरे नंबर पर हमने आकर देखा कि प्लेटलेट्स बन तो रही हैं लेकिन उनकी डिस्ट्रक्शन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, उसमें पहली चीज देखी थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा ऑटोइम्यून, और उसको भी हमने दो में डिवाइड किया, एक्यूट और क्रोनिक। क्रोनिक में देखा कि हमारे पास जो है ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं आईजीजी, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a के खिलाफ या 1b के खिलाफ बनती हैं। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स देखे सारे, उसके अंदर जो हमारे पास थे क्लिनिकल फीचर्स, ब्लीडिंग हो रही है और जो भी बाकी सारी चीजें। उसके अलावा डायग्नोसिस बनाया कि हमारे पास प्लेटलेट काउंट कितना होगा, HbTLC नॉर्मल। ब्लड फिल्म के ऊपर प्लेटलेट्स का काउंट नॉर्मल होगा लेकिन मॉर्फोलॉजिकली वो बिल्कुल ठीक होंगे। बोन मैरो में शो नॉर्मल और इंक्रीज नंबर ऑफ द मेगाकैरियोसाइट, और ऑटो एंटीबॉडीज जो बनी है वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जी एक्यूट आईटीपी की। दिस इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। इन अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ द पेशेंट द एपिसोड फॉलो वैक्सीनेशन or an infection such as chickenpox or infectious mononucleosis. Most common caused by a non-specific immune complex attachment to the platelets. Spontaneous remissions are usual, but 5 to 10% cases of the disease become chronic, lasting more than 6 months. Fortunately, morbidity and mortality in acute ITP is very low. So इसकी इतनी खास डिटेल्स नहीं है, सिर्फ बस एक जनरल बातें बताई हैं कि भाई 75% ऑफ द पेशेंट जो है वो वैक्सीनेशन या इन्फेक्शन के बाद आ जाते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं, और इसके अंदर मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट इतना ज्यादा नहीं। बाकी कॉजेज की बात की जाए तो इन्फेक्शन हो सकता है, भाई कोई भी इन्फेक्शन हुआ बॉडी में उससे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन परपरा हुआ उससे हो गया।
ड्रग इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, कोई भी ऐसी ड्रग खाई, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बने, प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। इंक्रीज स्प्लीनिक पूलिंग, स्प्लीनोमेगैली हुई हुई है किसी भी कॉज से, तो स्प्लीन हमें पता है कि हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स जो है वो स्प्लीन के अंदर रेस्टिंग स्टेज है उनकी, तो स्प्लीन के अंदर ज्यादा पूलिंग हो जाएगी तो भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। मैसिव ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, बहुत ज्यादा ट्रांसफ्यूजन कर दी तो उससे भी हमारे पास प्लेटलेट्स के ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं और जो प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। लास्ट टॉपिक है जी आज का, ये कर लें। थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा एंड हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ये भी एक कॉज है हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की, और ये फॉल करेगी कैटेगरी में कि इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स। अब टीटीपी क्या है? occurs in the familial or acquired form. There is a deficiency of ADAMTS13 metalloprotease. मैंने इस तरह याद किया था, ADAMTS13 metalloprotease which break down the ultra large von Willebrand factor multimers. ठीक है, हमारी बॉडी में क्या होता है, एक मेटालोप्रोटीएज है जिसका नाम है ADAMTS13 मेटालोप्रोटीएज। इसका नॉर्मल फंक्शन क्या है कि वॉन विली ब्रांड के बड़े बड़े लार्ज मल्टीमर्स होती हैं, ये इनको ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे मल्टीमर्स में। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास कौन सी डिजीज कॉज होगी? टीटीपी, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा। अब उसमें क्या होगा आगे देखते हैं। इन द फेमिलियल फॉर्म मोर देन 50 ADAMTS13 म्यूटेशन, 50 से ज्यादा म्यूटेशन जो है ना फेमिलियल में हमें नजर आती हैं, रिपोर्ट की गई है। वेयर एज द एक्वायर्ड फॉर्म फॉलो द डेवलपमेंट ऑफ इनहिबिटरी आईजीजी एंटीबॉडीज। तो अगर हम बात करें इसकी कंजेनिटल की तो 50 म्यूटेशन से ज्यादा हो सकती है, और अगर एक्वायर्ड की बात करें तो वही ADAMTS13 के अगेंस्ट भी IgG ऑटो एंटीबॉडीज बन गई। द प्रेजेंस ऑफ विच मे बी स्टिमुलेटेड बाय इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, सर्टेन ड्रग्स, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन या कार्डियक सर्जरी। ये सारी की सारी वो कॉजेज हैं जिन्होंने IgG की प्रोडक्शन को इनहांस किया। Now, ultra large von Willebrand factor multimer string secretes from the viable pallidal bodies are anchored to the endothelial cell, and the passing platelets adhere via their glycoprotein 1b receptor and increasing platelets aggregation onto the blood vessel wall. ठीक है, तो होता क्या है कि हमारे पास अगर ये वॉन विली फैक्टर के लार्ज मल्टीमर्स लगे रहे, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि वॉन विली फैक्टर पहले ब्लड वेसल के साथ लगेगा, कोलेजन के साथ, उसके ऊपर प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होगी। तो ये जो ADAMTS13 है ये नॉर्मली उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है, ताकि ये ना हो कि प्लेटलेट्स अपना नॉर्मल मूव करते जा रहे हैं लेकिन वो जो हमारे पास वॉन विली फैक्टर है वही इतना बड़ा है कि पूरी ब्लड वेसल के अंदर वो पड़ा हुआ है और पास से गुजरने वाले सारे प्लेटलेट्स उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करता है। Now, the ultra-large von Willebrand factor multimeric string has the potential to form large occlusive platelet thrombi. अगर वो अपनी उसी कंडीशन में रहा तो large platelets thrombi बन जाएंगे। These strings are capable of embolizing to the microvessel downstream, contributing to the organ ischemia, and it is closely related to the HUS hemolytic uremic syndrome. तो होगा क्या कि अगर वॉन विली ब्रांड के लार्ज मल्टीमर्स बने रहे तो वो क्या करेंगे, ब्लड वेसल में डिपॉजिट होंगे, वहां पर प्लेटलेट्स का लार्ज प्लग बना देंगे, और वही प्लग टूटकर आगे जाकर वो एम्बोलिज्म बना सकता है, और एम्बोलिज्म करके आगे जिस भी ऑर्गन में जाकर स्ट्रक करेगा वहां की ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर देगा, और एज ए रिजल्ट इस्कीमिया कॉज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें टीटीपी से हो सकती है। जो मेजर इस पूरे टीटीपी का एक क्वेश्चन है या एमसीक्यूज है वो ये है कि TTP has traditionally been described as the pentad of the thrombocytopenia, microangiopathic hemolytic anemia, neurologic abnormalities, renal failure and fever. आपको क्लिनिकल आता है और इस क्लिनिकल में अगर ये 5 चीजें आपको दे देता है तो आपके लिए क्वेश्चन पूरा का पूरा हलवा है। क्या? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया, न्यूरोलॉजिक एबनॉर्मेलिटीज, रीनल फेलियर एंड फीवर। अब जो थ्रोम्बाई बना है it can cause variable degree of the tissue ischemia and infarction and is responsible for microangiopathic hemolytic anemia and the thrombocytopenia. Clinical practice देखी जाए तो thrombocytopenia, schistocytosis and an impressively elevated serum level of the LDH are sufficient to suggest the diagnosis. LDH याद रखना पूरे प्लेटलेट्स के जितने आपके हैं सारे डिसऑर्डर्स, अगर किसी भी प्लेटलेट्स वाले पोर्शन से कोई भी डिसऑर्डर आता है और उसमें LDH का जिक्र कर देता तो वो आपके पास TTP वाला होगा। The serum LDH is derived from both ischemia or necrotic tissue and large red blood cells. Coagulation tests are normal in contrast to the finding in the DIC. The serum LDH is raised and ADAMTS13 is absent or it is severely reduced in the
प्लाज्मा। सो समराइज करते हैं, टीटीपी थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। थ्रोम्बोटिक क्यों है? थ्रोम्बस के बनने की वजह से। होता यह है कि बॉडी में हमारे पास एक नॉर्मल प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं ADAMTS13 मेटालोप्रोटीएज। फंक्शन क्या है कि जो हमारे पास वॉन विली ब्रांड फैक्टर बनता है, वॉन विली ब्रांड फैक्टर हम लोग ने पढ़ा हुआ है। चलें आप लोगों से क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोग थोड़ा जाग जाएं कि वॉन विली ब्रांड कहाँ कहाँ बनता है और किस किस सेल में बनता है। वॉन विली ब्रांड फैक्टर जो होता है हमारे पास प्लेटलेट्स में, प्लेटलेट्स के हमारे पास अल्फा ग्रेन्यूल्स उनमें बन रहा होता है, और एंडोथीलियल सेल में होती है वाइबल पैलेडे बॉडीज, उनके अंदर बन रहा होता है। अब जब वहां से बन के निकलता है ना, तो वो बहुत ही लार्ज और मल्टीमर होता है, बहुत ही एक बड़ी शेप होती है उसकी। और अगर उसको छोटे छोटे पीसेस में ना तोड़ा जाए तो वो क्या करेगा, ब्लड वेसल में आकर लगेगा कोलेजन के साथ, और जो प्लेटलेट्स वहां पर नॉर्मली गुजर रहे हैं उनको अपने साथ बाउंड करेगा और पूरा का पूरा एक थ्रोम्बस बना देगा। अब ये ADAMTS13 मेटालोप्रोटीज क्या करता है, उस वॉन विलीब्रेंट फैक्टर के जो लार्ज मल्टीमर्स हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में बनाकर नॉर्मल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब हुआ क्या कि हमारे पास ADAMTS13 की डेफिशिएंसी हो गई। क्यों हो गई? जेनेटिकली भी हो गई, एक्वायर्ड भी हो गई। जेनेटिकली तो 50 म्यूटेशंस हो सकती हैं ज्यादा से ज्यादा, और एक्वायर्ड में IgG एंटीबॉडीज बन गई जिन्होंने जाकर ADAMTS13 को ब्रेक डाउन कर दिया। एज ए रिजल्ट ADAMTS13 खत्म हो गया। अब वॉन विलीब्रेंट फैक्टर के जो मल्टीमर्स थे वो टूटे नहीं, वो जाके ब्लड वेसल में लगे, वहां पर प्लेटलेट्स के लार्ज बड़े बड़े प्लग बना दिए। वो बड़े बड़े प्लग क्या करेंगे, टूटकर आगे जाके एम्बोलाई बनाएंगे, और जाके अगर वो ब्लड वेसल के थ्रू मूव करते जा रहे हैं तो किसी भी ऑर्गन की सप्लाई है, अगर वो कोई भी ऑर्गन है, वहां पर जाके पूरी जो उसकी मेन सप्लाई जहां से ब्लड सप्लाई जा रही है वहां पर जाके स्ट्रक कर जाएंगे। अब ब्लड की सप्लाई रुक गई। जब ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी तो वहां पर क्या होगा, इस्कीमिया या इन्फाक्शन, और इस्कीमिया या इन्फाक्शन होने की वजह से सेल की डेथ स्टार्ट हो जाएगी। और सेल डेथ की स्टार्ट होने की वजह से लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम होता है जो कि इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये है जी इसकी पूरी समझ। लास्ट एंड लास्ट, hemolytic uremic syndrome in children has many common features but the organ damage is limited to kidneys। ठीक है, तो ये भी टीटीपी से ही रिलेटेड है, लेकिन इसके अंदर जो ऑर्गन डैमेज है वो मेनली किडनीज का है। देयर इज आल्सो यूजुअली डायरिया एंड फिट्स आर फ्रीक्वेंट। Many cases are associated with E. coli, with verotoxin O157। ये छोड़ दें डिटेल्स, ये ज्यादा है, लेकिन बस E. coli याद रखें, और with other organisms especially Shigella। Supportive renal dialysis and control of the hypertension and fits are the mainstays of the treatment। एक मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने बोल्ड करके लिखा हुआ है कि प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन आर कॉन्ट्राडिक्टेड इन HUS एंड TTP। ये बहुत ज्यादा मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन दो ये ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, लेकिन जो हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम है और थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा, इनके अंदर प्लेटलेट्स को आपने ट्रांसफ्यूज नहीं करना। आमतौर पे एमसीक्यूज इसी तरह बनाया जाएगा कि भाई पेशेंट है, प्लेटलेट्स का मसला है, और प्लेटलेट्स का मसला है तो जाहिर सी बात है पहला क्वेश्चन ही किया था कि भाई प्लेटलेट्स का मसला है तो प्लेटलेट लगाओ। लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टेड होती हैं इनकी, प्लेटलेट्स की ट्रांसफ्यूजन हम नहीं करते।